नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमोरियल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अभी हम लोग जहाँ पर आए हैं ये जगह है जिला अस्पताल पिथौरागढ़। इनका नाम जो बेड में है उनका नाम है मधु भाट और इनके जो हस्बैंड हैं नरेंद्र सिंह। और रहने वाले ये नरेंद्र सिंह जी लोग परिवार इनका रहता है पीपली के पास। और इनका लगभग 25 नवंबर से पहले बड़ा अच्छा परिवार, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी लड़की शादी हो जाती है तो बड़े आज से हर कोई, उसके घर वाले भी और उसके परिवार वाले भी, खुद लड़की भी एक उत्सुकता रहती है कि वो भविष्य में माँ बने और माँ बनने के बाद अपने जीवन में आगे बढ़े और बच्चों के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए। उस आस में, चाहे वो लड़की के मायके वाले हों या लड़के के घर वाले हों, हर किसी की एक आस रहती है कि हमारा परिवार आगे बढ़े। तो लड़की की भी एक चाहत होती है कि मैं भी एक माँ बनूं और अपने बच्चों को पालूं पोसूं। लेकिन इसी साथ में हर कोई कोशिश करता है कि भाई मैं अपने परिवार को आगे बढ़ाऊं। तो उसमें से हमारे मधु भाट जी जो नरेंद्र भाट जी, ये लोग आपस में इनका अच्छा सा सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक परिवार चल रहा था। तो उसके बाद खुशखबरी ये मिलती है कि भाई प्रेग्नेंट है, माँ होने वाली है। तो उसके बाद बराबर चेकअप डेली जो हर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, महिला हॉस्पिटल में गए, लगातार ये प्रॉपर जांच करते रहे। लगभग 8 महीने बाद जब डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर मिलने गए, तो कुछ एक समस्या आ रही थी कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था पेट में। क्या दिक्कत थी, कैसा था, डॉक्टरों के द्वारा जब जांच की तो जांच के बाद पता चला कि बच्चा जो है पेट में उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस खबर से सब दोनों स्तब्ध थे, परिवार वाले स्तब्ध थे, ये अचानक से ऐसा क्या हुआ। और डॉक्टरों ने कहा कि इसको तुरंत कैसे भी इनका ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकालना होगा ताकि इनकी ज़िंदगी बच सके। आनंद फानंद में तमाम प्रयास जो भी थे उन्होंने किए। और रात को 25 नवंबर रात की ये बात है कि उस दिन रात को एनेस्थीसिया दिया गया और उसके बाद ऑपरेशन की प्रक्रिया की गई। लेकिन उसमें कुछ काफ़ी इनको समस्या आई, पता नहीं क्या ऐसा कुछ रहा। जैसे जैसे वो बच्चे को बाहर निकाला गया, वाकई में बच्चा मृत था। उसके बाद जैसे ये इनकी स्थिति देखी तो ये होश में नहीं आ पा रहे थे, इनकी समस्या बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों द्वारा कहा गया कि भैया इनका स्थिति स्टेबल नहीं है, तो आप तुरंत इनको बाहर ले जाइए। इन्होंने फिर जैसे तैसे पूरी व्यवस्था करके बाहर हल्द्वानी ले गए। हल्द्वानी में 1-2 महीने वहाँ इलाज कराया। लेकिन जब वहाँ इलाज किया तो वहाँ जानकारी मिली कि जब एनेस्थीसिया दिया गया था तो किन्हीं कारणों से कोई ऐसा रिएक्शन रहा जिसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, और ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से ब्रेन डैमेज हो गया। और जिसके बाद वो रिकवर होना बड़ा मुश्किल हो गया। इनके बाद ये इसकी एसएमसी भी गई, वहाँ भी धक्के खाए और वहाँ पर भी मतलब कोई ऐसा इलाज नहीं हुआ जिससे कि ये रिकवर हो सके। और डॉक्टरों द्वारा तो बताया गया कि शायद संभवतः, हम कह तो नहीं सकते, ऊपर वाले के भरोसे है कि कभी रिकवर हो जाए ना हो जाए, अन्यथा ऐसा केस वर्ल्ड में ऐसी इनकी कोई ऐसा इलाज है नहीं जिससे कि हम लोग ऑपरेशन से रिकवर किया जा सके, ऐसा उनका कहना था। और जो इनकी ज़िंदगी जो चल रही थी, जो इनके हस्बैंड हैं नरेंद्र सिंह जी, ये अपने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो बच्चों को कोचिंग देते हैं, उस कोचिंग देने से अपनी आजीविका चला रहे थे। लेकिन स्थिति आज ऐसी हो गई कि जितना भी इन्होंने जमा पूंजी रखी थी सब खत्म हो चुकी, बाकी कर्जा में अलग रहे। और अभी ये डेली जो मधु भाट जी हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। तमाम डेली के जो खर्चे हैं, चाहे आपका डाइपर है, तमाम अन्य एक्टिविटीज़ हैं, अन्य जो दवाइयाँ हैं या फिर जो इक्विपमेंट हैं, वो लगातार इनमें लगाया जा रहा है। और बराबर कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है फिर चेंज करना होता है डॉक्टरों की सलाह पर। और इनको ऐसा नहीं कि आज हम पहली बार वीडियो बना रहे तो हम इनको सहयोग नहीं मिला, सहयोग इनको काफ़ी लोगों ने भी किया, इनके स्टाफ के लोग, ये क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पहले एक बार स्वास्थ्य विभाग से एक ऐसे डेली बेस में जुड़े थे, तो उसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग वालों को भी जानकारी थी कि ऐसा कुछ एक कर्मचारी है जो जिनकी स्थिति बहुत दयनीय हो रही है अभी। उन्होंने भी पूरे अपने स्तर से स्टाफ से मदद लेके इनको मदद दी। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इनको पता तो नहीं है कि कैसे इनकी ज़िंदगी आगे तक चलेगी, क्या चलेगी। लेकिन अब इनको आजीविका के लिए कहीं पर जाने के लिए ऐसा रास्ता है नहीं, क्योंकि इनको छोड़ नहीं सकते। और इसके लिए ये डेली यहीं पर रहना होता है सेवा देने के लिए। और डेली ये एक सुबह से शाम तक या 24/7
कंटिन्यूस सेवा दे रहे हैं। अब इस सेवा के तहत वो बीच में एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं कर सकते, जिससे कि आजीविका का कुछ स्रोत हो और इनकी जो भी इलाज में दवाइयाँ खर्चा हो रहा है वो कर सकें। तो इस संबंध में सोसाइटी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि कृपया यथासंभव मदद करें। इस मदद से हम इनको हम लोग अब कह तो नहीं सकते कि हम क्या होगा आगे वो, लेकिन हिम्मत दे सकते हैं इनको, उनकी आर्थिक रूप से जो इनकी अभी स्थिति है वो देके इनको सपोर्ट दे सकते हैं। और जो स्थानीय लोग हैं वो तो आप मिल भी सकते हैं यहाँ पर आके, हमारे बेड नंबर 80 और वार्ड ये है वर्ण वार्ड में ही यहाँ पर एडमिट हैं, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि यथासंभव आप लोग इस महिला की जो हस्बैंड जो लगातार सेवा करें उनकी यथासंभव मदद करें। अब मैं डिटेल से जो स्टार्टिंग से क्या कंडीशन हुई, कैसा रहा, क्या रहा, अब मैं इनके हस्बैंड से ही जानकारी लेता हूँ। जो मैंने इनसे सुना था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब अधिक जानकारी मैं इनके हस्बैंड नरेंद्र सिंह जी पूछता हूँ। सर, अब आप फर्स्ट से आपसे निवेदन है कि आपकी लाइफ कैसे सही चल रही थी, उसके बाद अचानक से क्या घटना हुई, पहले से अगर आप स्टार्टिंग से बता देंगे तो जितने भी लोग देखने वाले वो समझ सकें कि आखिर इनके साथ ऐसी समस्या क्या हुई। सर, मैं नरेंद्र सिंह पीपली क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। प्रेजेंट टाइम में अभी जिस समय हमारे साथ ये घटना घटी उस समय मैं पिथौरागढ़ में रह के, एक इंस्टीट्यूट है हमारा नीचे गांधी चौक में, द लर्निंग पॉइंट करके, वहाँ पे मैं एजुकेशन दे रहा था। एज ए कॉम्पिटिशन की तैयारी वहाँ हम लोग कराते थे। तो वाइफ मेरी प्रेग्नेंट थी, 8 महीने हुए थे। 8 महीने में लगातार हालांकि हम लोग अपना चेकअप करा रहे थे, अपनी जो भी प्रिकॉशन है, जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का वो क्या कहते हैं, बचाव कर रहे थे। जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ हमने अपनी तरफ से हमने पूरी बचाव करते हम लोग चलते रहे। और जबकि हमने लगातार अल्ट्रासाउंड भी कराया, उसके बाद हम 21 नवंबर को हम लोग हॉस्पिटल में विजिट भी किया हमने। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने चेकअप भी किया, सब कुछ ठीक था। अब पता नहीं ठीक था कैसा था, उनकी तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से तो ठीक ही था। हम उसी उम्मीद में हम लोग चले गए अपने घर की तरफ, कमरे की तरफ। तो 2 दिन में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या कमी पेट के अंदर रही, कैसी ऐसी चीज़ें रही। हालांकि हमारी अपनी तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जो हम लोग कहें कि हमारी अपनी गलतियां हैं, क्योंकि हम यहाँ रेंट में रहते थे और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए प्राइवेट तौर पे काम करता था। और मेरी वाइफ जो है एएनएम पद में थी एनएचएम में। इसने कोविड में भी कम से कम पूरे कोविड के टाइम भी इसने जो अपनी सेवाएं दी, और यहाँ तक भी अमर उजाला में भी फ्रंट पेज में भी इसकी फ़ोटोज आई थी अच्छी सेवा करने के लिए। अपनी तरफ से पूरी जो भी हेल्प होती थी हॉस्पिटल में, जो भी महिलाएं गांव से आती थी, हर किसी की हेल्प करती थी। तो सडनली ऐसा क्या हुआ, 25 तारीख को जब दोबारा आए हम लोग, तो सर डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो बताया कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा और बच्चे की डेथ हो चुकी है। पेट के अंदर ही बच्चे की धड़कन नहीं चल रही। तो आनन फानन हम लोगों ने, पहले तो डॉक्टर्स का कहना था कि नॉर्मल डिलीवरी ही करिए करके। इसकी हालत ऐसी थी कि इसने एकदम घुटने टेक दिए थे कि बोला मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती। तो मैंने लिख के दे दिया था कि मैंने कहा आप जैसे हो सकते हैं भले ऑपरेशन करिए, नॉर्मल करिए, जैसे हो सकते हैं जान बचा दीजिए इसकी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है पिथौरागढ़ शहर का कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें अभी तक जो है फैसिलिटी नहीं है। मैं बड़ा दुर्भाग्य समझूंगा इस चीज़ को। अगर यहाँ आईसीयू होता, वेंटिलेटर होता, चीज़ें होती तो शायद इसकी जान आज बच सकती थी। तो कैसे तैसे करके ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, उस इंजेक्शन से, अब उसका क्या था, ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो मैं था नहीं। उसी दौरान, ऑपरेशन के ही दौरान जो है इसको एक अटैक आ गया था, कार्डियक अरेस्ट आ गया था। और कार्डियक अरेस्ट के बाद सीपीआर दिया था, क्या किया था प्रोसेस तो डॉक्टर्स को और जो ऑपरेशन टीम है उन्हीं को पता होगा। फिर डॉक्टर्स का कहना है कम से कम 1 घंटे के बाद उन्होंने बताया कि इसकी हालत ख़राब है और इसी कंडीशन में हम जो है इसका ऑपरेट करेंगे करके। तो उसी कंडीशन में बेहोशी में ही उसका ऑपरेट करके जो है बच्चे को बाहर निकाला गया। और फिर लगभग सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे जो है यहाँ से रेफ़र करने की बात करी गई। तो उसके बाद गए हम सुशीला तिवारी में, रहा मैं कम से कम 4, 4.5, 5 महीने वहाँ रहा। तो वहाँ भी डॉक्टर्स का कहना था कि स्टार्टिंग में 45 दिन तो वेंटिलेटर में रही है, बड़े बुरी कंडीशन से गुजरे थे। उस दौरान जान बचाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था।
लेकिन वहाँ के स्टाफ ने जो है जैसे तैसे करके जान तो बचा ली। पर जो यहाँ जिस समय कार्डियक अरेस्ट आया था, उस दौरान जो है डॉक्टर्स का कहना है कि हल्द्वानी में और ऋषिकेश एम्स में, कि जिस समय कार्डियक अरेस्ट आया था उस दौरान जो है इसका ब्रेन में जो है ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया, ब्लड नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो गया है। तो जो यहाँ से रेफ़र करने के बाद रास्ते में जो कंडीशंस रही हमारी, वो भी बहुत बड़ा एक कारण रहा इस कंडीशन में पहुँचने का। और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट जो चीज़ें भी चली, अपनी तरफ से कोशिश तो करी, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि चीज़ें अवेलेबल ना होने के कारण जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, जिस वजह से आज इस कंडीशन में है ये। और कंडीशन ये है कि अभी ब्रेन डैमेज है, कोमा की स्थिति में है, बाकी सांसें चल रही हैं और अपनी केयर की बात है। और सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं सब बाहर से लेने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि घर में बनाए और घर में पैदा हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें भी नहीं है। डायपर्स हैं और वेप्स हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन है, और ब्रेन की मेडिसिन बहुत कॉस्टली है और प्रॉपर प्रोटीन देना पड़ता है। और सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग महीने का कम से कम ये मान के चलिए कि 20 से 25 हज़ार रुपये जो है लगभग इसका जो खर्चा आ रहा है इसमें। तो ऐसी कंडीशन चल रही है, पिछले 6 महीने से इसी कंडीशन में हूँ। और तो अभी माली हालत भी थोड़ा सा, आर्थिक स्थिति भी ऐसी हो चुकी है कि जितनी भी अपनी जमा पूंजी थी वो जमा पूंजी जो है इन 6 महीनों में सब लग चुकी है। हालांकि जमा पूंजी का इतना दुख नहीं है जितना दुख मुझे अपनी वाइफ का है, क्योंकि सारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है उसकी। तो अब डॉक्टर्स का यही कहना है कि ये कंडीशन कब तक रहेगी हम भी कुछ नहीं कह सकते, ना हमारे हाथ में कुछ है, बस ऐसे केयर करते रहिए और ऐसे चलता रहे अब जीवन। तो मैं सज्जनलाल सोसाइटी के माध्यम से आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। आप लोगों ने मेरे दिल की बात सुनी और काफ़ी अपना जो महत्वपूर्ण समय है उसको निकाल के आप मेरे को विजिट करने आए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और आपके माध्यम से सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आपसे हो सकती हैं, अगर हो सकती हैं तो हेल्प करिए सर। जैसा कि श्रीमान नरेंद्र जी ने बताया, 25 नवंबर 2022 से पहले ये अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे और किसी एक प्राइवेट संस्था में एज ए टीचर के रूप में पढ़ा रहे थे, जिससे जो भी वो मानदेय के रूप में दे रहे थे उससे अपनी आजीविका चला रहे थे। लेकिन अभी कंडीशन ऐसे आ गया कि अब ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उल्टा खर्चा एक्स्ट्रा है कि हर महीने कम से कम 25,000 के आसपास का इनकी जो मिसेज है उनकी सेवा में लग रहा है। और मिसेज की सेवा जो लग रहा है, वो जो डेडिकेट हैं 24/7 कंटिन्यू। और ऐसी स्थिति में इन्होंने अपना जो पहले की जो उनकी फ़ोटो है हमने देखी और वर्तमान की फ़ोटो देख रहा हूँ, तो बहुत दोनों में रात दिन का अंतर हो रहा है, क्योंकि आदमी डिप्रेशन में चले जाता है, हिम्मत टूट जाती है और पैसा नहीं है तो वैसे भी टूटा रहता है। फिर उसके बाद ऐसी कंडीशन की उनकी मिसेज कोमा में जा चुकी है, कब वापस आएगी या नहीं आएगी ये भी कंफर्म नहीं है, कब तक सेवा करना है ये भी पता नहीं है, कैसे करना है, कहाँ तक करना है ये भी पता नहीं है। चल रहे हैं बस उम्मीद से कि कल का जो सुबह का सूरज आएगा वो शायद कुछ अच्छा हो और कुछ नई खबर अच्छी आए। काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं कि कैसे भी अपनी लाइफ को ये कैसे दोबारा से रिकवर हो जाए और ये इनकी मिसेज दोबारा से ठीक हो जाए, इसी उम्मीद से लगातार सेवा कर रहे हैं। और आपसे निवेदन है, जो सक्षम है उन वो तो मदद ज़रूर करें, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। जो सक्षम नहीं है कम से कम दुआ ज़रूर करें कि ये ठीक हो जाए, और साथ साथ में इस पोस्ट को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से जो सक्षम लोग हैं उन तक बात पहुंचेगी और उन तक बात पहुंचेगी तो ज़रूर कोई ना कोई सक्षम व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से मदद ज़रूर करेंगे। और साथ में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इन आपकी मैसेज के जो गले में लगा रखा है, ये काहे के लिए लगा रखा है कि खुद से ऑक्सीजन लेकर के, जी है ना सर। दरअसल होता क्या है कि अगर कोई भी पेशेंट लंबे समय तक अगर वेंटिलेटर में रहता है तो जो मुंह के द्वारा इनको जो पाइप डाला जाता है तो ज़्यादा समय अगर मुंह में रहता है तो इस वजह से मुंह में इन्फेक्शन ना हो करके डॉक्टर्स क्या करते हैं कि गले में जो है टेकेस्टोमी वो डालते हैं, टीटी डालते हैं, पाइप डालते हैं, जो इसी के द्वारा जो है वेंटिलेटर जो है इसी के द्वारा वेंटिलेटर से ऑक्सीजन सप्लाई करके फेफड़ों में डाला जाता है, तब आदमी उसके माध्यम से सांस ले पाते हैं। जी। और ये टेकेस्टोमी है, इसको सर हर लगभग 20-25 दिन में चेंज करना पड़ता है, जो इसकी कॉस्ट है लगभग 1500 रुपये है। अच्छा। हाँ जी, एक बार में जो है हर महीने इसको लगभग महीने में 2 महीने में लगभग 2 या 3 टेकेस्टोमी लग जाती हैं। अच्छा जी। और साथ में आपने जो बेड भी देख रहा हूँ मैंने, ये बेड ये एक्चुअली सर क्या है कि जैसे
पेशेंट लंबे समय तक अगर बेड में रहता है तो उस वजह से बेड सोल हो जाता बेड सोल हो जाता है, घाव वाव हो जाते हैं, वो ना हो करके तब हमने जो है ये मेडिकल स्टोर से ये चीज़ें ली है। अच्छा, ताकि घाव ना हो। ये लगभग कितने का होगा सर? ये सर लगभग 2200 रुपये का है सर। 2200 रुपये का। हाँ जी सर। तो ये थोड़ा लंबे समय तक चलेगा या क्या स्थिति रहती है? सर इसमें ये है कि अगर सेफ रहे तो लंबा समय चलेगा, अगर कुछ ब्लेड व्लेड लग जाए या कुछ हो जाए तो फिर ये खराब होने के चांस रहते हैं इसमें। अच्छा, और ऑक्सीजन कंटिन्यू आपका यहाँ से लगी चल रही है? हाँ जी, ऑक्सीजन सांसें जो अभी इसी से नली के द्वारा चल रही हैं। अच्छा, ठीक। तो आप देख रहे होंगे, और साथ में एक इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई जी। सक्शन मशीन है सर, ये मैं दिखाना चाहूँगा। हाँ, दिखा दो। ये सक्शन मशीन है सर, जो मैं रिस्के से ले आया। इसके द्वारा जो भी चीज़ें गले में अटक जाती हैं, जैसे कफ वगैरह वगैरह ज़्यादा रहते हैं सोई तो उसको निकालने के लिए जो है एक सक्शन मशीन है। और इसका काम जो है गले में जो कफ अप होते हैं उसको निकालने के लिए इसकी होता है। कीमत क्या होगी? ये सर लगभग मेरे को 7,000 रुपये का पड़ा सर। 7,000? 7,000 का पड़ा। मशीन। हाँ जी सर, सक्शन मशीन। और इसमें जो ये पाइप है, ये पाइप जो है हर लगभग 10 दिन में चेंज करना पड़ते हैं। और इस पाइप की कीमत लगभग 55-60 रुपये है। अच्छा, हाँ, ख्याल इसी की। अच्छा, तो ये चेंज करना पड़ते हैं हर 1 हफ्ते के बाद। अच्छा, ताकि इन्फेक्शन ना हो उस वजह से। और ग्लव्स, प्रॉपर ग्लव्स चाहिए, अगर हम गले में सक्शन डाल रहे हैं तो प्रॉपर ग्लव्स चाहिए। और ग्लव्स का भी पूरा पैकेट लेके रखना पड़ता है। तो सारी चीज़ें इतनी पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी चल रहे हैं वो अपने से चलाने अपने द्वारा, क्योंकि उन्होंने अब जो भी चीज़ें सिखा 1 महीने के अंदर 1-2 महीने के अंदर जब ये ICU में रही तो उस दौरान डॉक्टर्स ने काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाया। बोले कि अब आपको ही करना है केयर आगे भी, अब डॉक्टर्स का ज़्यादा कुछ काम नहीं है। हाँ, इसमें ऐसा भी है कि हर महीने या 2 महीने 3 महीने में MRI और CT स्कैन करा के मुझे यहाँ से हल्द्वानी जाना पड़ेगा वो रिपोर्ट दिखाने के लिए। अच्छा, हाँ जी, मैं परसों ही मैंने CT स्कैन करा रखा है। अब इसको रिपोर्ट को लेके मैं हल्द्वानी जाऊँगा। जो अभिषेक राज सर हैं हल्द्वानी में न्यूरो सर्जन है, उनको ये मैं दिखाऊँगा सर। अभी जिस टाइम पर आप हल्द्वानी जाएंगे तो उस टाइम पर यहाँ पर कौन रहेगा साथ में? सर उस टाइम पे लगभग मैं कोशिश ये करता हूँ कि जैसे एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, वहाँ दिखा के मैं सीधे वापस आ जाऊँ। तो उस दौरान मैं किसी को जो है मोटी मोटी चीज़ें सिखा देता हूँ कि आपको ऐसा करना है, पाइप से ऐसे खिलाना है करके। और हालांकि उस दौरान ये परेशानी भी बहुत रहती हैं, लेकिन क्या करें, चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। अभी ये सर इतने लंबे समय से आप यहाँ पर इनकी सेवा दे रहे हैं, तो घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ खड़े होने के लिए यहाँ पर हो, ऐसा कोई है घर में? सर मम्मी पापा हैं मेरे, भाई आई? लेकिन भाई हैं, भाई का अपना परिवार है। अच्छा, जो एक प्राइवेट जॉब करके अपना परिवार पाल रहे हैं, तो उससे भी मैं कह नहीं सकता कि तुम भी सब कुछ छोड़ के जो है मेरे पीछे लग जाओ। करना मुझे ही है जो भी चीज़ें हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। ये जो आपका बेबी का प्लान था वो पहला था? हाँ जी। और शादी कब हुई थी लगभग आपकी? शादी मेरी 15 अप्रैल 2019 को हुई थी सर। 15 2019 को? 2019 को। अच्छा, ठीक। शादी आपकी हुई कहाँ से? मेरी शादी सर धारचूला कालिका से हुई थी। कालिका से? कालिका से। अच्छा, तो जैसा इन्होंने बताया, पूरी जानकारी दी, उस जानकारी में एक नई बात ये भी बताई थी कि कोविड के समय में श्रीमती मधु जी ने, क्योंकि संविदा के रूप में कई लोगों को रखा था जिन्होंने अभी शायद ANM किया था उन्होंने कोर्स। ANM करना है सर। कोर्स भी ANM का ही किया होगा? हाँ जी, ANM का कोर्स किया। तो ANM का कोर्स करने के बाद ऐसे कोविड में के समय में कई लोगों को संविदा में रखा था, फिर हालांकि बाद में हटा दिया था, फिर कुछ बहुत थोड़ा बहुत किसी टाइम बीच में बुलाया जाता था। तो ये ऐसा इतना कोई सैलरी थी नहीं जिससे कि ये बहुत बड़ा अच्छा कुछ। फिर परमानेंट भी NHM में आ गई थी सर। अच्छा, अच्छा, इंटरव्यू हुआ, ये DM साहब उसमें अध्यक्ष थे, सारे स्टाफ के बड़े अधिकारी लोग थे, उनके द्वारा इंटरव्यू लिया गया। तो ये 54 बच्चे सिलेक्ट हुए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, हाँ, NHM के माध्यम से ये जो है एक अच्छी खासी अपना एक जीवन यापन कर रहे थे। जी जी। तो इसकी उसमें क्या कोई ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा कुछ? सैलरी भी इतनी थी नहीं, बस एक है कि अपना दिनचर्या निकल जाए वाली बात थी। अच्छा, NSM के माध्यम से इनको रखा गया था, और सैलरी इनका कहना है कि इतनी अच्छी नहीं थी, और कोई इंश्योरेंस ऐसी पॉलिसी नहीं थी जैसे कभी कोई बीमार हो जाए या कोई स्थिति हो जाए तो उनको सपोर्ट हो परिवार को या खुद उस कार्मिक को मदद में मिले। और साथ में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि कोविड के समय में लगातार इन्होंने कई लोगों की ज़िंदगी बचाने में अहम योगदान दिया, श्रीमती मधु भाट जी ने। तो इस योगदान में जो इन्होंने योगदान दिया, साथ में ये जो अपने स्तर से कोचिंग में पढ़ा रहे थे, वो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसी घटना होने पर एक माँ बनने के लिए हर कोई सपने सजा के बैठता है, लेकिन उस माँ बनने के दौरान अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है जिससे कि ब्रेन डैमेज और पूरा व्यक्ति ही कोमा में चले गया, अगर माँ कोमा में चले गई और ना बच्चा रहा,
न माँ की स्थिति ऐसी रही। तो वो सोचिए कि उस परिवार के लिए कितना बड़ा सदमा है। 21वीं सदी के जीवन में हम लोग ऐसे भी देखने को मिलता है, तो बड़ा दुख लगता है कि किसी के साथ भी ऐसा भगवान ना करे। और आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, कृपया यथासंभव आर्थिक सहयोग करें। और अधिक जानकारी के लिए सोसाइटी के संपर्क नंबर 9997818898 में संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।